Hello students, I am Bhupen Vairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today in this video we will discuss about sentences. So this is the video about sentence. If you like the video, please press the like button and subscribe to my channel. You can also mention your comments over there and please don't forget to share with your friends and don't forget to press the bell icon to get the latest notification. So here we go. First of all, what is a sentence? सो अ सेंटेंस इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस. मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनका अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. राइट एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसका कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस, कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो कई सारे हो सकते हैं. सो फर्स्ट फीचर क्या है? इट मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द पंक्चुएशन मार्क. वो उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होगा किसी ना किसी पंक्चुएशन मार्क से, जैसे कि फुल स्टॉप हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है. दूसरा, इट मस्ट बी ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और वो ज़रूरी है एक सेंटेंस बनने के लिए कि वो वर्ड्स का कलेक्शन हो. उसमें अकेला एक वर्ड नहीं होगा, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, उसका कलेक्शन होगा. तीसरी बात, वर्ड्स मस्ट बी अरेंज सिस्टमेटिकली टू गिव कंप्लीट सेंस. अब जो वर्ड्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली जमे होने चाहिए, जैसा जमना चाहिए वैसा, ताकि उसका अर्थ निकाला जा सके, कंप्लीट सेंस हो. और फोर्थ पॉइंट है, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट. और सेंटेंस क्या होता है? जो कि इंडिपेंडेंट होता है. सो हियर 4 फीचर्स आर देयर. फर्स्ट वन इज इट शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स एंड एंड इट्स पंक्चुएशन मार्क. सेकेंड, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. थर्ड, अरेंज सिस्टमेटिकली टू गिव कंप्लीट सेंस. एंड फोर्थ, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट. सो दीज आर द बेसिक 4 फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस. We can see the example. In the first example, writes the letter Ram. So this is the collection of word, right? But I have mentioned that is wrong. Why? Is this a sentence? No, it is not a sentence. Though it is the collection of word, but it does not give the complete sense. हालांकि वो collection of words है लेकिन वो complete sense नहीं दे रहा है, इसलिए वो हमारे नज़रों में sentence नहीं है. तो फिर इसको sentence बनाते हैं. राम राइट्स लेटर, वही वर्ड्स हैं लेकिन हमने उसको सही सीक्वेंस में रख दिया, सिस्टमेटिकली रख दिया. नाउ दिस गिव द कंप्लीट सेंस. हमें बता रहा है कि कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ राम एक लेटर लिखता है, कंप्लीट सेंस है. राइट आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर पे आते हैं. जनरली सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड इन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, SVO, वेयर S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. बट समटाइम्स सेंटेंसेज नीड मोर थिंग्स टू गिव कंप्लीट सेंस, लाइक हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्स एंड अदर वर्ड्स. कई बार क्या होता है, सब इनसे काम नहीं चलता, हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होती है, कॉम्प्लीमेंट लगाने होते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स भी लगाने होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लगाना ही लगाना ज़रूरी है. कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस जो है वो बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट के भी बन सकते हैं. बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें है वो है वर्ब होना ज़रूरी है, तभी सेंटेंस बनेगा. एग्जाम्पल देखते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का. आई लाइक क्रिकेट एक सेंटेंस है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे बंद हो रहा है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस दे रहा है और इंडिपेंडेंट है. ये चारों फीचर्स के होने चाहिए. देखिए आप, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, सेम है. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी सेम है. विल यू हेल्प मी, ये भी सेम है. सारे जो है ये सेंटेंसेस, ये सारे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं, फुल स्टॉप या किसी और पंक्चुएशन मार्क पे एंड हो रहे हैं. सो ये सेंटेंसेस हैं. राइट और वर्ड जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की. अब सेंटेंसेस जो हैं उसके हमने देख लिया सेंटेंस क्या होता है, लेकिन अब सेंटेंस क्या होता है के साथ साथ सेंटेंस कितने तरह के होते हैं उसको कहते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो पहला है, दिस सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर द मीनिंग. इनके अर्थ के आधार पर, इनके मीनिंग के आधार पर इनको 5 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं. पहला है डिक्लेरेटिव, इसके 2 नाम हो रहे हैं, असर्टिव स्टेटमेंट. सेकेंड है इंट्रोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव, फोर्थ है ऑप्टेटिव एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी. तो ये क्या है पांचों, ये नाम तो हमने देख लिए. डिक्लेरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है. इनको हम एक एक करके समझते हैं. तो पहले आते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे. डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखो नाम से क्या पता चल रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली गिव द इन्फॉर्मेशन. वो डिक्लेयर करता है, केवल कोई इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप बता रहे हैं, ना आप किसी से पूछ रहे हैं, ना आप किसी को कुछ और करने के लिए कह रहे हैं. राइट तो ये आप केवल बता रहे हैं. सो ये इन्फॉर्मेशन देता है. इट ऑल्सो मेक्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बताता है. जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ. तो ये सारे सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट बता रहे हैं. प्रोवाइड अ
प्रोवाइड्स अ फैक्ट और ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फैक्ट्स बताता है या एक्सप्लेनेशन को बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। इनके दो नाम और हैं, इसको असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और फुल स्टॉप पे एंड होता है। इसका पंक्चुएशन मार्क क्या है? फुल स्टॉप। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट सब टाइप्स। अब इसके भी 2 अलग अलग टाइप है। अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो शॉर्ट में समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके 2 नाम और हैं, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। इसके 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सो वेरी सिंपल, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है बताते हैं। अफर्मेटिव में इट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन इन पॉजिटिव सेंस, सब कुछ पॉजिटिव में बताते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये हमने अफर्मेटिव में बताया। लेकिन इसमें हम जब नहीं लगा दें कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आप, राहुल मेक्स मी एंग्री। इसी का नेगेटिव में देखिए, राहुल डज नॉट मेक मी एंग्री। आपने क्या देखा, पहले में उसने कहा कि मुझे गुस्सा दिलाता है, दूसरे में कहा कि नहीं दिलाता है, मतलब नॉट लग गया, नेगेटिव बन गया। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मोना इज़ राइटिंग अ लेटर, मोना इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अफर्मेटिव और नेगेटिव में देखिए अंतर देखते चलिए। निशा हैज़ डन हर वर्क, निशा हैज़ नॉट डन हर वर्क। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें, क्या बदल रहा है। अफर्मेटिव से नेगेटिव में होगा सेंटेंस। अफर्मेटिव में सब चीज़ पॉजिटिव में कही जा रही है और नेगेटिव में सब चीज़ें नेगेटिव में कही जा रही है। सो क्या देखने लायक है बात है, प्लीज़ नोट दैट वी नीड वन ऑफ द नेगेटिव वर्ड। अब हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए होता है, चाहे वो नो हो, चाहे वो नॉट हो, चाहे वो नेवर हो, चाहे नॉट हो, इस तरह से कोई भी हो सकता है। टू चेंज ए सेंटेंस इंटू नेगेटिव, उनको नेगेटिव में बदलने के लिए। और हम अगर हम बात करें नॉट की, तो नॉट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द थर्ड प्लेस, तीसरी जगह पर आता है। आगे से आप गिनिए, पहले सेंटेंस में राहुल डज नॉट, तीसरे नंबर पे। सेकंड में मोना इज़ नॉट, तीसरे नंबर पे। थर्ड में निशा हैज़ नॉट, ये भी तीसरे नंबर पर। एंड मस्ट हैव वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखिए, इनमें हेल्पिंग वर्ब होना भी ज़रूरी है। जैसे अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो राहुल मेक्स मी एंग्री में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नोट के लाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी लाना पड़ेगा, इसलिए हमने राहुल के साथ डज का इस्तेमाल किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछने के लिए काम आते हैं, सवाल पूछने के लिए काम आते हैं। जब भी स्पीकर को कोई सवाल पूछना होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है। जिस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में बांटा था, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। वो 2 भाग क्या है? एक है क्लोज एंडेड और दूसरा है ओपन एंडेड। समझने वाली बात है, क्लोज एंडेड ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड पहले से क्लोज है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने, तो वो क्लोज एंडेड हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड ओपन है, मतलब आप जो चाहे वो जवाब दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी मॉडल, इनसे स्टार्ट होते हैं। और इनका जवाब जो होता है वो हमेशा यस या नो में होता है। वहीं अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो ये क्वेश्चन जो होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वाई, वॉट, हाउ, वेयर, वेयर, ठीक है, विच, इस तरह से स्टार्ट होता है। और इनका जवाब जो होता है वो आपको अगर देखेंगे तो आपको ये जवाब मिलेंगे वो कंप्लीट देना पड़ेंगे, आप यस नो में आंसर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं पूछूं कि आर यू अ बॉय, तो अगर आप बॉय हैं तो यस बोलेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप नो बोलेंगे, ठीक है। अगर मैंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या कहेंगे? आप अपने बारे में बताएं, उसमें यस या नो नहीं कह सकते आप। सो दिस इज द सिंपल थिंग, दिस इज द सिंपल चेंज बिटवीन क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू लाइक टू टेक टी, इसमें आप क्या कहेंगे? यस और नो, ठीक है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? या तो हाँ या ना। लेकिन व्हाट डू यू लाइक टू हैव, अगर आपसे पूछा जाए क्या लेना चाहेंगे आप, तो आप यस नो नहीं कह सकते, आपको नाम बताना पड़ेगा कि आप क्या लेना चाहेंगे। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, क्लोज एंडेड, अगर आपसे पूछा जाए क्या कंप्यूटर चलाना जानते हो, तो आप कहेंगे या यस या नो। लेकिन यह कहा जाए व्हाट थिंग्स कैन यू डू इन कंप्यूटर, क्या क्या कर सकते हो कंप्यूटर, तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आर यू कमिंग विथ मी, क्लोज एंडेड, क्योंकि जवाब किस में आएगा? यस या नो, या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे। हाउ आर यू, ओपन एंडेड, हो सकता है आप अच्छे, हो सकता है आप बुरे हो सकता है आपकी इच्छा नहीं हो कुछ बताने की, सो दिस इज ओपन एंडेड। शैल वी मीट टुमारो, क्लोज एंडेड। वाई आर यू डूइंग दिस, ओपन एंडेड। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल डिफरेंस कि क्लोज एंडेड जो होते हैं उनके जवाब यस नो में आते हैं, और ओपन एंडेड जो आते हैं उनके जवाब
जो होते हैं वो डिटेल में आते हैं। क्लोज एंडेड जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जितने भी रेड कलर में सेंटेंस लिखे हैं वो क्लोज एंडेड है, आप देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और जितने भी ब्लू कलर में सेंटेंसेस लिखे हैं वो ओपन एंडेड है, वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो ऑर्डर देने में या कमांड देने में, रिक्वेस्ट मांगने में या सजेशन या एडवाइस देने में काम आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात होती है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हमने अभी देखा था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। लेकिन इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है? इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होती है। केवल हम रिक्वेस्ट के केस की बात करें तो प्लीज़ या काइंडली का यूज़ इसमें होता है, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो ये 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला है ऑर्डर कमांड या ऑर्डर इन निगेटिव, ठीक है। जैसे हम कहें ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि राम प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या श्याम ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि हम जिससे कह रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ब्रिंग जो है वो वर्ब है और मी और अ ग्लास ऑफ वाटर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। डू योर वर्क, डू में इस सेंटेंस में डू सब्जेक्ट है और योर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। डोंट रन, इसमें डू सब्जेक्ट है एंड रन डू जो है वो वर्ब है, रन ठीक है ये वर्ब है। तो ये नेगेटिव कमांड है, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिक्वेस्ट प्लीज़ हेल्प मी। अब प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, 4 days लीव, 10 days लीव, तो वो काइंडली का हम इस्तेमाल करते हैं वो रिक्वेस्ट के लिए। तो प्लीज़ हेल्प मी में प्लीज़ जो है वो प्लीज़ वर्ड हो गया और साथ में हेल्प जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ गिव मी योर पेन में प्लीज़ जो है वो आपका रिक्वेस्ट वाला वर्ड हो गया और गिव वर्ब हो गई, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है और योर पेन भी ऑब्जेक्ट है। सजेशन या एडवाइस की बात करें तो सजेशन या एडवाइस जो होते हैं, ऑर्डर और सजेशन और एडवाइस में केवल छोटा सा अंतर होता है। ऑर्डर जो होता है वो हैरारिकल फॉर्म में जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। बड़े लोग जो होते हैं छोटे लोगों को ऑर्डर देते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं, बॉसेस हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को ऑर्डर देते हैं। लेकिन अगर यही कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर ही दें, वो सजेशन भी दे सकते हैं। तो कभी आपको डाउट हो कि ऑर्डर या सजेशन है तो हम पहले तो उनकी हायरार्की चेक करें। अगर हायरार्की चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको सजेशन मानेंगे। सजेशन या एडवाइस में देखते हैं हेल्प द पुअर, ये एक सजेशन है कि गरीबों की मदद करो या कमज़ोरों की मदद करो। अब ज़रूरी नहीं आप माने नहीं माने, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ओबे करें आप, तो ये सजेशन है। तो दिस इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को ग्रामर में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो डिज़ायर, विश, ओके, आपकी इच्छा है कुछ, उसको दिखाने के लिए काम करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टू गिव ब्लेसिंग्स, विशेज़ एंड शो प्रेयर्स। ये है ना, आप जब किसी को बधाइयाँ दे रहे हैं, किसी को आप कह सकते हैं हम आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे बड़े बूढ़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो, खुश रहो। तो ये जो आशीर्वाद देने के लिए जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम खुश रहो कह दिया जाता है, तो सेंटेंस है। और ये सेंटेंस भी जनरली एक मॉडल है, मैं उसके साथ स्टार्ट होते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैं के साथ ही होंगे, लेकिन जनरली मैं के साथ स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप के साथ स्टॉप हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट ऑल सक्सेस, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। सो देखें आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, सभी मे से स्टार्ट हो रहे हैं और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहे हैं। ये सब ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद दिए जा रहे हैं या विश किया जा रहा है, तो इसके लिए इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसको हम तुरंत एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग्स, चलते चलते हमें अगर ठोकर लग गई तो हमारे मुंह से आउच की आवाज़ निकल जाती है। हमें लॉटरी लग गई तो हमें खुशी हो जाती है। तो इन सारे तरह के एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए हमें जो सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, फॉलो करते हैं जिस सेंटेंस को, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में फीलिंग्स होती हैं, जॉय की हो सकती है, सॉरो की हो सकती है, सरप्राइज़ की हो सकती है। ये जो सेंटेंस है वो हमेशा एक इंटरजेक्शन से स्टार्ट होगी। इंटरजेक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कि आपकी फीलिंग्स को बताता है, अचानक आई हुई फीलिंग्स को बताता है, जैसे कि हुर्रे, वाव, ओह, अलास, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उल्टा आई जैसा दिखता है और ये हमेशा आफ्टर इंटरजेक्शन लगता है। इंटरजेक्शन जो होता है उसके बाद लगता है, जो सेंटेंस होता है वो एंड होता है फुल स्टॉप है। एग्जांपल देखिए,
हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा के बाद आप देखें एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि हुर्रा वी वॉन द मैच। तो हुर्रा का यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, हुर्रा वो खुशी दिखा रहा है। कई बार ओ वाओ ऐसा बोला जाता है, तो उसमें मतलब नहीं है उसका, लेकिन खुशी दर्शाने के लिए होता है। ओह, अब ये ओ जो है वो दुख दिखाने के लिए हो रहा है। आई लॉस्ट माई पर्स, तो आप देख रहे हैं ये वर्ड्स जो है वो खुशी या दुख बताने के लिए होते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस बनते हैं वो सडन फीलिंग्स के साथ लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, अगर आपने सुंदर सा रोज़ देखा है तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलाज आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये दुख वाली बात है, तो इसमें हमने अलाज का इस्तेमाल किया। जैसे हम अपनी मदर टंग में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो वर्ड्स के साथ हम अपने एक्सप्रेशन को बताते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सो ये तो एंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना। सेंटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग 5 टाइप थे, अब लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर 3 टाइप्स है। वो 3 टाइप्स क्या है? सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं पहला, सेकेंड इज़ कंपाउंड एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स। सो समझते हैं एक एक करके। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वी कैन से इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है सिंपल सेंटेंस? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि सेंटेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे सेंटेंस देखें, आई सी एक सेंटेंस है। दिस सिंपल सेंटेंस इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्ब है सी। उसका मतलब है आई सी। मैं देखता हूँ, ही डाइव्स इनटू द पूल, एक सेंटेंस देखते हैं। दिस सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है विच कंटेन्स द सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है इसमें? डाइव्स इनटू द पूल। और प्रेडिकेट में जो है वो वर्ब फ्रेज है, क्योंकि वर्ब के साथ उसमें और भी चीज़ें हैं तो उसको वर्ब फ्रेज कह दिया। दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ठीक है। तो ही डाइव्स इनटू द पूल, तो ये ही डाइव्स इनटू द पूल ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपली हमने बताया तो सिंपल सेंटेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब होता है मिक्स करना। देखना, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में या किसी तरह के सब्जेक्ट में आपने मिक्सचर को कंपाउंड कहा जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड कंपोज ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इसमें क्या हो रहा है? कंपाउंड सेंटेंस में जैसे हमने अभी सिंपल सेंटेंस में देखा था, आई सी अकेला एक ही क्लॉज, एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज था, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि दोनों एक जैसे होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गाड़ी के 2 पहियों की तरह, जितना अगला पहिया इंपॉर्टेंट है उतना ही पिछला पहिया भी इंपॉर्टेंट है, उस तरह से। और दोनों को हम अलग अलग अगर चाहें तो सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग एक साथ रखेंगे तो दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन अलग अलग चाहें तो हम उनको सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इनके ऊपर इनमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। द क्लॉजेज आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इनको दोनों को जोड़ने के लिए, जैसे 2 गाड़ी के पहिए हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए आगे पीछे लगाया जाता है, तो ऐसे इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। या सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉलन का भी इस्तेमाल होता है कई बार। और जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ क्या है? कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। तो हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना होता है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है और ये बराबर इंपॉर्टेंस होते हैं। इनको हम इंडिविजुअली भी एज ए सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और इसको याद रखने का तरीका है फैन बॉयज़। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेटेड फॉर ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। देखिए जो आप इटैलिक में देख रहे हैं वो उनके कंजक्शन है। आई वेटेड फॉर ट्रेन, मैंने ट्रेन का इंतजार किया, लेकिन द ट्रेन वॉज लेट। तो दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में। आई वेटेड फॉर ट्रेन हम इसको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, द ट्रेन वॉज लेट इसको भी हम इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जब दोनों को जोड़ लिया तो भी दोनों एक सेंटेंस के रूप में हो गए। आई एम लुकिंग फैट येट आई वॉन्ट एन आइसक्रीम। हम जाके बोल सकते हैं आइसक्रीम वाले से कि आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है। आई एम लुकिंग फैट ये भी इंडिविजुअल सेंटेंस है, लेकिन हम दोनों को हम जोड़ दिया येट से तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ही रेन आउट ऑफ मनी सो ही हैड स्टॉप प्लेइंग पॉकर।
इन दोनों सेंटेंस को भी आप देखिए, हम दोनों को अलग अलग करके सिंपल सेंटेंस के रूप में 2 सेंटेंस में बना सकते हैं, लेकिन हमने दोनों को जोड़ दिया सो लगा करके, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सेम सारे एग्जाम्पल के साथ है। ही डिड नॉट टेल लाई फॉर इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू। शुड आई स्टार्ट नाउ और वेट फॉर एवरीवन। शी रॉट द लेटर एंड पुट दैट इन द लेटर बॉक्स। वी हैव नेवर बीन टू अमेरिका नोर हैव वी विजिटेड जापान। I will accept your offer or decline it. These are the 2 ऑप्शन। सो हियर आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई कंजक्शन लगा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है, या कॉलन या सेमीकॉलन का इस्तेमाल किया गया। अगर इनको नहीं लगाएंगे तो बाकी दोनों पार्ट्स को आप इंडिविजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअली इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन आपने दोनों को जोड़ लिया तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स नाम से कॉम्प्लेक्स है, समझने में बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में बेसिक अंतर क्या होता है? दोनों ही, वहाँ पे भी आपने देखा था एक से ज़्यादा सेंटेंस जैसे जुड़े थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। अब इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि अपने आप में एक सेंटेंस के रूप में खड़ा नहीं हो सकता, जिसको आप एक सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप एक सेंटेंस के रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका अर्थ नहीं आएगा, अधूरा लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप कर सकते हैं। इफ़ यू विल नॉट कम आई विल नॉट कट द केक। सपोज़ कीजिए मेरा बर्थडे है और मैंने कहा इफ़ यू विल नॉट कम आई विल नॉट कट द केक, तो आई विल नॉट कट द केक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको मैं एक सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा बर्थडे में कह दूँ नहीं मैं केक नहीं काटूँगा, तो ठीक है, कर सकता हूँ सेंटेंस के रूप में। लेकिन मैं कहूँ इफ़ यू विल नॉट कम, अगर तुम नहीं आए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप, ये आप पूछेंगे ना। तो वही वाली बात है कि इफ़ यू विल नॉट कम ये क्या है, ये एक सेंटेंस का पार्ट है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। वो डिपेंड कर रहा है आई विल नॉट कट द केक पे, कि अगर तुम नहीं आए तो मैं केक नहीं काटूंगा, तो ये डिपेंड कर रहा है। अब जब ये डिपेंड कर रहा है तो इसको हम इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते सेंटेंस के रूप में। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने का काम जो हो रहा है वो इफ़ की वजह से हो रहा है। तो इफ़ जो है यहाँ पर, जैसा कि हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजक्शन थे उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते थे, तो यहाँ पे जो कंजक्शन है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं इनको, या सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं जो कि 25 मोस्ट कॉमनली यूज कंजक्शंस है। राइट, समझ में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि मेन क्लॉज कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है या डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रैक्टर और ट्राली की, तो जैसे ट्रैक्टर है उसके पीछे एक ट्राली होती है, ट्राली अकेले नहीं चल सकती, ट्रैक्टर को लगाना ही पड़ता है उसके साथ में। वैसे ही है डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। राइट, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरह के कंजक्शंस है। सो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन को देखते हैं कौन कौन से हैं। आफ्टर है, ऑल्दो है, एज सुन एज है, बिकॉज है, बिफोर है, बाय द टाइम, इवन इफ, इवन दो, एवरी टाइम, इफ, इन केस, नाउ दैट, वंस, सिंस, सो दैट, देन, द फर्स्ट टाइम, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेदर और नॉट, व्हाइल और वाई। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड में इन सब का इस्तेमाल करके कम से कम एक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेंटेंस। We will meet in the next video with the new topic. Stay tuned. If you really like the video, press the like button and subscribe to my channel, and do share with your friends. Don't forget to press the bell icon to get the notification. We will meet in the next video. Thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you.